जय हिंद दोस्तों। आज से हम अध्ययन करेंगे एसएससी जीडी के लिए स्पेशली वन लाइनर प्रश्न जो एमसीक्यू टाइप में होंगे। तो आज हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे और ऐसे ही बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को कवर करेंगे। और आप 2-4-10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहना, जिससे आपका आने वाला एसएससी जीडी में जो भी जीके का प्रश्न है या फिर सामान्य अध्ययन का प्रश्न है वो ना छूट पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। नंबर 2 है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। तो ये थ्यूसिडाइसिस थे। इस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये नेट जेआरएफ में पूछा गया है हालांकि, लेकिन ऊपर के जो 2 प्रश्न हैं ये पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन थे, ये पूछ रहे हैं। तो इनके रचनाकार हेरोडोटस थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो हेरोडोटस थे। देखिए ये प्रश्न पूछे गए ऑलरेडी परीक्षाओं में, वही अधिकतर प्रश्न है, तो इनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। प्रश्न संख्या 6 है कि इतिहास अपने को दोहराता है या किसने कहा। तो या हीगल ने कहा है, हीगल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम इतिहास से ही यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। तो ये भी हीगल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है या किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स का बहुत ही अच्छा कथन है। जब इनकी किताबों का आप अध्ययन करेंगे तो एक बहुत अलग से आपको लगेगा कि ऐतिहासिक जो ज्ञान है हमें कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत कुछ सिखाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक इतिहास के संबंध में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो ये इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला बताता है, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भी ये भी कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा समझाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास विगत की राजनीति है। तो ये किसने कहा है। तो ये सीले जी ने कहा है। अगला प्रश्न है तो किसने क्या कहा है और इतिहास की परिभाषा लेखक के विषय में बताया गया है। तो जो ओक्सफोर्ड हैं उन्होंने कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। वही ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। वही कॉलिंगवुड ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो व्यूरी ने कहा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इनको एक बार आप 1-2 बार देखेंगे आपको स्वतः ये सब प्रश्न याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो बेनेडिक्टो कोचे ने। अगला प्रश्न है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है या किसका कथन है। तो या E.H. कॉर का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला जो BC होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका बिफोर क्राइस्ट होता है, याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसी में इतिहास में एडीज जो शब्द प्रयोग किया जाता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पीछे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व इनमें से किससे रिलेटेड है। तो ये वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो 11वीं शताब्दी में आता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जैसे इसमें कहा गया कि किस शताब्दी में आता है, तो देखिए जैसे आपने लिखा 1001, तो आप पहले से जान रहे हैं कि 1001 जो है वो किस में आता है, क्योंकि जो 1001 है तो 1000 पूरा हो चुका है, उसके बाद की संख्या शुरू हुई है ना। तो ये सारी की सारी उसके बाद जो 1000 के बाद आएंगी वो सब 11वीं में आएंगी, मतलब 11वीं शताब्दी में। और बात करें जैसे अभी दूसरा प्रश्न इसी तरीके का आ जाए कि 115 जैसे दिया गया हुआ है कि 815 ईस्वी, तो ये किस शताब्दी में आता है। तो 815। देखिए 800 पूरा हो चुका है, 800 के बाद में जब शुरू होगा तो वो 9वीं शताब्दी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर इसके 800 के बाद पूछा जाता है तो 9वीं, 10वीं के बाद पूछा जाता है 11वीं, और 11वीं के बाद पूछा जाता है तो 12वीं। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इनको मिलान करना है कि कब किसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो विक्रम संवत था, तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 58 ईसा पूर्व हुई थी। और वहीं अगर बात करें कि
शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 78 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर हम और बात करें कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 320 ईसा पूर्व हुई थी। और अगर कली संवत की बात आती है तो 3102 में शुरुआत हुई थी। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की कब शुरुआत हुई थी, तो अभी आप पढ़ चुके हैं विक्रम संवत। देखिए, शक संवत 78 ईसा पूर्व और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था। तो इस यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कनिष्क के समय हुआ था। और देखिए किसमें SSC 2000 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, और CRPF जो होता है एग्जाम उसका 2008 में पूछा गया। फिर पश्चिम बंगाल PSC में पूछा गया 2008 में, झारखंड PCS में पूछा गया 2008 में। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई परीक्षाओं में, जो बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे नेशनल कैलेंडर बोलते हैं, वो किस संवत पर आधारित है। तो ये आपको याद रखना, शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत जो 319 ईस्वी से लगाकर 320 ईस्वी में हुआ था, को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत प्रारंभ किया था, क्यों प्रारंभ किया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये इसलिए प्रारंभ किया था क्योंकि इसका इसी दिन, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनका इसी दिन राजरोहण हुआ था, जो राज्याभिषेक या राजा सिंहासन होता है, तो उसको उन्होंने धारण किया था। इसी के याद में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछ रहा सबसे पहले। तो इनमें क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, तो इन सब को बताना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि शक संवत 78 ईसा पूर्व हुआ, ये भी सही है। तीसरा है कि गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व हुआ, तो ये भी सही है, अभी आप पढ़ कर आए। और फिर आता भारत में मुस्लिम शासन युग की जो शुरुआत हुई थी, ये जो दिया गया है कि 1192, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो 712 ईस्वी में हुआ था, तो ना कि 1192 में। तो ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। अगला है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो हर्षवर्धन ने भी जो हर्षवर्धन की शुरुआत की थी, तो जिस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की, तो इन्होंने भी उसी प्रकार से सेम राज्याभिषेक के समय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया। तो ये तरैकुटिक संवत उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये चालुक्य दक्षिण भारत के थे, तो ये शुरू किए थे विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा, विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो लक्ष्मण सेन थे, ये लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। इनमें देखिए नामों पर होगा और संवत कौन शुरू किया था कौन नहीं, तो आपको ये याद रखना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो ये 1931। ये किसी दिन हम कॉन्सेप्ट बता देंगे किस प्रकार से शक संवत को विक्रम में परिवर्तित किया जाता है, विक्रम को शक संवत में परिवर्तित किया जाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला उसी बेस पर ये भी प्रश्न है कि शक संवत विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने को माना जाता है, तो अगला कौन होगा, तो 2013 होगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत और शक संवत ये जो दोनों प्रारंभ हुए थे, तो इनके बीच का अंतर क्या है। ये कहने का मतलब ये है, जो शक संवत है, विक्रम संवत, इनके बीच का अंतर कितना है, कितने वर्षों का, 135 वर्ष। ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष जो 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में परिवर्तित किया जाए तो ये 600 ईस्वी होगा। देखिए, अब इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं डिफाइन करूंगा और इसको आगे आपको जरूर बताऊंगा। अगला है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर ईस्वी में 2063 लिखा हुआ है, इसे शक संवत में कैसे बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1928 हो जाएगा। इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो स्तर विन्यास पद्धति होती है, किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया था। तो याद रखिएगा, ये बिलर्ड लिब्बी थे, इन्होंने शुरुआत की थी, बिलर्ड लिब्बी ने। तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन अपनाया जाता है। तो ये कार्बन 14 अपनाया जाता है। कौन सा अपनाया जाता है, कार्बन 14, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारित हेतु किसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जीवाश्म के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जीवाश्म के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब माना जाता है। तो मानव जब से लिखना सीख गया, जब से मानव ने लिखना सीख लिया, तभी से इसका प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि जहाँ से लिखी सामग्री प्राप्त हुई है,
देखिए, एक प्रश्न आता है ऐतिहासिक, एक आता है प्रागैतिहासिक। तो ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे ऐतिहासिक कहते हैं, और जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिक पीरियड रहा है का आरंभ कब माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। देखिए, आद्य ऐतिहासिक इसको क्यों कहा जाता है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन ये लिखे हुए जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा पाया है, उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे ये कहा गया कि हाँ, ऐतिहासिक तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो आद्य मतलब आधा, आधा पढ़ा गया है। कहने का मतलब यह है कि साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसी कारण इसका नाम आद्य ऐतिहासिक रख दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है, यह एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ये कहने का मतलब यह है कि जो एक मतलब चैत्र मास शुरू होता है और उसमें ये तारीख जो पूछी जा रही है 22 मार्च या 21 मार्च, याद रखिएगा, ठीक है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर विभाजित किया है? तो ये एक सेलेरियस थे, उन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अलबरूनी ने दी है। किसने दी है? अलबरूनी ने दी है। तो आज के लिए मैं इतने ही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला लेसन आपको जल्दी ही मिलेगा, इसको 1-2 बार देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और लगभग प्रश्न अगर यहाँ से आता तो आपको नहीं छूटेगा। जय हिंद।